चल रहा हूं आपको समझाने कि सुरक्षा के अपारंपरिक खतरे क्या है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है। जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है। तो चल रहे हैं हम इसको विस्तार पूर्वक समझने। और जब तक आप देखो, आपने इतना समझ लिया है कि सुरक्षा का संबंध हमारे जीवन के किससे है, केंद्र मूल्यों से। एक देश के केंद्र मूल्य क्या होते हैं, उसकी सोवरेनिटी होती है, उसकी इंडिपेंडेंस होती है और उसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है। अगर ये तीन चीज उसकी सेफ है तो उसके केंद्र मूल्य, उसके सेंट्रल वैल्यू सेफ है। अगर इसी तरीके से हमारे भी जीवन में यही सारी चीजें हैं, हमारी सोवरेनिटी, हमारा फ्रीडम और हम पर बाउंडेशन ना हो तो हम भी फ्री हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना हमें पड़ता है। तो आपने वो समझ लिया कि वहां पर खतरा जिस चीज से है, सुरक्षा भी उसी चीज से। हथियार ही खतरा है तो हथियार ही सुरक्षा है। अब आप चल रहे हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को समझने। आप चल रहे हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो इस अपारंपरिक धारणा को जब हम समझेंगे ना, तो हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे। हम समझेंगे समाज में व्यक्त समस्याएं, समाज में व्यक्त समस्याओं के बारे में, जो हमें लगता नहीं है कि ये सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन उनसे बड़ा खतरा सुरक्षा के लिए कुछ और नहीं है। वो जितना बड़ा खतरा पहुंचा सकती है सुरक्षा को, उतना ज्यादा खतरा कोई और नहीं पहुंचा सकता है। ये बात आप जानिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि सुरक्षा क्या है, तो आपको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप सुरक्षा को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने आसपास होने वाली जो सुरक्षा संबंधी गतिविधियां हैं, कभी आप उनको भी नहीं समझ पाएंगे। और इस धारणा को तो कोई समझता ही नहीं है कि ये सुरक्षा के लिए खतरा है। हम मानते नहीं कि गरीबी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, अशिक्षा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन वो जितना बड़ा खतरा बन सकती है ना, उतने बड़े खतरे तो हथियार भी नहीं बन सकते। उतना बड़ा खतरा तो हथियार भी नहीं बन सकता। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंधित नहीं, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है। इसने साफ कह दिया, यहां पर मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है। मानवीय अस्तित्व, हमारे अस्तित्व पर, हम जो है उस पर खतरा है। तो हमारे अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा। हमारे अस्तित्व पर कैसे खतरा आ सकता है? बीमारियों से खतरा आ सकता है, गरीबी से खतरा आ जा सकता है, भूकंप से खतरा आ सकता है। ये सारे वो तरीके हैं जिनके माध्यम से मानव का अस्तित्व ही धरा से समाप्त हो सकता है। आई थी कोरोना, तो देखा था आपने कि मानव अस्तित्व के लिए कितना बड़ा खतरा आ गया था। गरीबी भी मानव अस्तित्व पर खतरा बन जाती है। कैसे? अशिक्षा कैसे? ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए, आगे सुनिएगा। इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी सुरक्षा किसकी पर सवाल उठाकर ऐसा करते हुए सुरक्षा के तीन और तत्व, किन चीजों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आश्रय होता है सुरक्षा किसको चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भूक्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भ का दायरा बड़ा हो जाता है। देखो, जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है उसमें भी यही प्रश्न उठते हैं कि सुरक्षा किसको चाहिए, किस चीज की सुरक्षा करनी और कैसे करनी है। तो वहां पर हमने इसका उत्तर दे दिया। वहां पर हम एक
छोटे छोटे अर्थ में सुरक्षा को समझते हैं और अपारंपरिक सुरक्षा में हम एक बड़े अर्थ में सुरक्षा को समझते हैं। हमने समझ लिया ये देश को किससे किससे खतरा हो सकता है। अब यहाँ पर चल रहे हैं हम ये समझने कि मनुष्य समाज को किससे खतरा हो सकता है, पूरे ह्यूमन समाज को किससे खतरा हो सकता है। हम चल रहे हैं अब इसको मैक्रो लेवल पे समझने। अभी हमने माइक्रो लेवल पे समझा था, अब हम चल रहे हैं सुरक्षा को मैक्रो लेवल पे समझने। समझ में आई बात? अभी आपने सिर्फ आपने अपने देश के बारे में समझा था कि हमारे देश को किससे खतरा हो सकता है, हम कैसे अपने आप को उस खतरे से निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप चल रहे हैं ये समझने कि मानव समाज को किन चीजों से खतरा हो सकता है और मानव का अस्तित्व ही कैसे गायब हो सकता है अगर ये चीजें सही ना की जाए तो। ठीक, आगे सुनो। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तित्व और समुदाय या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। समझ में आ गई बात? तो अपारंपरिक धारणा में देश की बात नहीं हो रही, समाज की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मानव समाज की। यहाँ पर बात हो रही है मानव समाज की। यहाँ पर मानव समाज पे आने वाले खतरों की बात की जा रही है और उसको किन खतरों से बचाना है उसकी बात की जा रही है। इसलिए इस चैप्टर को समझना और जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बिना हम इसको पढ़े, बिना हम इसको समझे, हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि हमें किन चीजों से खतरा है, हमें किन चीजों से खतरा है। वास्तविक रूप में खतरा क्या है? जो बंदूक का खतरा वो एक अलग बात है, आतंकवाद का खतरा वो अलग बात है, दूसरे देश से आने वाला खतरा वो अलग चीजें हैं। अगर ये खतरा आ गया ना तो मनुष्य समाज जिंदा ही नहीं रह पाएगा, उन खतरों को पैदा ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा खतरा अगर पूरे मानव समाज पर है तो वो है अपारंपरिक खतरे, वो जो दिखते ही नहीं है लेकिन इतने बड़े हैं कि अगर हमने उनको समाप्त नहीं किया तो हमारा ही समाप्त हो जाना संभव हो जाएगा, हम ही समाप्त हो जाएंगे। ये है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। तो इसी कारण इसको मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा कहा जाता है। तो अगर आपसे इस पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानव सुरक्षा क्या है तो इसको एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करना है? अपारंपरिक धारणा को एक्सप्लेन करना है। अगर वो पूछता है कि सुरक्षा की मानव धारणा क्या है, सुरक्षा की मानव समाज धारणा क्या है या सुरक्षा की वैश्विक सुरक्षा धारणा क्या है, तो आपको कौन सी एक्सप्लेन करनी है? आपको अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा को एक्सप्लेन करना है। समझ में आई बात? आगे सुनो। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर माना जाता है। देखो, अगर मानव समाज ही जिंदा नहीं रहेगा तो मुझे बताओ जतिन, क्या हम बंदूकें, क्या हम टैंक रखकर कुछ कर पाएंगे? तो मानव समाज जिंदा है तभी ये टैंक भी काम के हैं, नहीं तो ये किसी काम के नहीं तो ये किसी काम के नहीं है। समझ में आई बात? तो मानव समाज की सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो इस पर बात करना, इस खतरे को समझना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी मानव समाज को इन खतरों से बचा ही नहीं पाएंगे। हम कभी भी मानव समाज को इन खतरों से बचा ही नहीं पाएंगे और हमें मानव समाज को इन खतरों से बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इन खतरों में अगर हम फंस गए तो हमारा सबका अस्तित्व एक बार में ही गायब हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर सोच लेते कि कोरोना इतने बड़े स्तर पर और बड़े स्तर पर फैल जाता तो हम सबका क्या होता? हमारा पूरा का पूरा मानव समाज का अस्तित्व ही
गायब हो जाता, हम सबका अस्तित्व ही गायब हो जाता। ये सोचने वाली बात है कि इस खतरे, ये जो है अपारंपरिक प्रणाली, जो धारणा है सुरक्षा की, इसको समाज को व्यापक रूप से समझना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, आगे सुनो। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। भाई दोनों दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। मानव अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो राज्य सुरक्षित रखकर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके देश की जनता ही सुरक्षित नहीं है तो आप अपने देश की बाउंड्रियां चाहे जितनी सुरक्षित कर लो, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले मनुष्य को सुरक्षित करो, पहले गरीबी हटाओ देश से, पहले लोगों को अशिक्षा से बाहर निकालो, बीमारियों से बाहर निकालो, फिर बंदूकें खड़ी करो तो सही लगेगा। आप बंदूकें चारों तरफ से खड़ी करके सीमाएं सुरक्षित कर ले रहे हैं, लेकिन अपने समाज को बीमारी और गरीबी और अशिक्षा से बाहर नहीं निकाल रहे, तो वो सुरक्षित नहीं है भाई, वो सुरक्षित नहीं है। अगर आप वास्तविक रूप में उन्हें सुरक्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें इन चीजों से निकालें, फिर उसके बाद आप बंदूकधारी सेना खड़ी करें, बंदूकधारी सेना खड़ी करें। इससे पहले अगर ये खतरा रह गया तो फिर आप अपने जो बंदूकधारी सेना है ना, वो भी इस खतरे से आपको बाहर नहीं निकाल पाएगी, आपको इस खतरे से बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो आप जान लीजिए, पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होने चाहिए। अगर आप वास्तविक रूप में देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको पारंपरिक रूप से भी सुरक्षित करना पड़ेगा देश को, और अपारंपरिक तरीके से भी देश को सुरक्षित करना पड़ेगा। तो हमारे देश में, हमारे विश्व में एक ऐसा देश है जो एक तरीके से सुरक्षित अपने आप को करता है लेकिन दूसरे तरीके से सुरक्षित नहीं करता। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसने अपने आप को पारंपरिक बंदूकधारी दबा के खड़ी कर ली है, बंदूकधारी तो उसने दबा के बहुत बड़ी सेना बना ली है, बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर ली है, परमाणु शक्ति। लेकिन जब बात आती है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, गरीबी की, इन खतरों से अपने आप को निजात कर लिया उसने? कदापि नहीं। और यही कारण है पाकिस्तान की बर्बादी की। सेना किसी भी देश को सच्ची सुरक्षा नहीं दे सकती, ये बात आप जान लीजिए। देश को सच्ची सुरक्षा अगर कोई दे सकता है तो उस देश के नागरिक। इसीलिए पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं, क्योंकि वहां गरीबी है, वहां अशिक्षा है, वहां अस्वास्थ्य है, और उनको आतंकवादी बनाना आसान है। जब आपको दो वक्त की रोटी कोई देगा, आप खुद बताओ मुझे, आप अपने मालिक की बात मानोगे कि अपने दोस्त की बात मानोगे? जो पैसा देगा। हाँ, बात आ गई ना, जो आपको पैसा देगा, जो आपको रोटी देगा, आप उसकी बात मानोगे। वोट डालते समय जब जाते हैं हम, तो हम किसकी बात मानते हैं? वही वाली बात है, रोटी वाली बात है। जिससे आपको रोटी मिलती है आप वोट उसको देते हैं। आप यहाँ पर विचारधारा कुछ नहीं देखते। जो आपको रोटी देता है आप उसको वोट देते हैं, आप उसको वोट देते हैं, साफ सीधी बात। आप उस पर प्रश्न भी नहीं उठाते, आप उस पर प्रश्न भी नहीं उठाते, ये सीधी सी बात है। तो जब आपको कोई बंदूक के बदले रोटी दे रहा है तो आप कहोगे जी सर, जी मालिक, जी मालिक। आप बंदूक उठा लोगे, आप कुछ भी नहीं पूछोगे, क्योंकि आप शिक्षित नहीं हो, क्योंकि आप शिक्षित नहीं हो। अगर आप शिक्षित नहीं हो तो आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है तो फिर सवाल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सवाल करने के लिए भी तो सोचने की क्षमता होनी चाहिए ना, और जब सोचने की क्षमता होगी तो सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो आप गलत काम नहीं करेंगे, आप गलत काम नहीं करेंगे। गलत कामों के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा। गलत कामों के होने के पीछे अगर सबसे बड़ा कारण है कोई दुनिया में तो वो क्या है? अशिक्षा। जिस दिन आप समाज को सच्ची शिक्षा दे दोगे उस दिन समाज से सारा अपराध खत्म हो जाएगा, सारा अपराध खत्म हो जाएगा।
अपराध होने के पीछे कारण ही अशिक्षा है, असंतोष है, गरीबी है। आतंकवाद पैदा हुआ है अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बने हैं, अफगानिस्तान के मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बने हैं, दुनिया में इतनी ज्यादा मुसलमान है, दूसरे देश अरब मुसलमान क्यों आतंकवादी नहीं बने, बताओ मुझे। प्रश्न यही है। तो ये प्रश्न का एक ही उत्तर है, गरीबी। गरीबी, अपारंपरिक धारणा की सुरक्षा वहां पर नहीं है। पारंपरिक धारणा की सुरक्षा तो उन्होंने स्थापित कर ली, सेना बनाकर इतनी बड़ी, इतना ज्यादा खर्च कर भारत से दुश्मनी निभाने के लिए इतनी बड़ी सेना खड़ी कर ली, दुनिया से आने वाले फंड को अपनी सेना के लिए हथियार खरीदने पर खर्च कर दिया। लेकिन देश की जो बुनियादी सुरक्षा होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी, उससे देश को निकाला, कदापि नहीं निकाला। इसीलिए तो बर्बाद हो गया, इसीलिए तो बर्बाद हो रहा है, समझ में। इसीलिए पाकिस्तान का मुसलमान आतंकवादी है, कोई और कारण नहीं। जिस दिन पाकिस्तान का मुसलमान भी शिक्षित हो जाएगा, पाकिस्तान का मुसलमान भी शिक्षित हो जाएगा, गरीबी से बाहर निकल जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा, उस दिन वो बंदूक उठाना नहीं चाहेगा। कौन सा पढ़ा लिखा बाप है जो अपने बेटे को बंदूक थमाएगा, बताओ मुझे। कोई भी पिता अपने पुत्र को बंदूक थमाने के लिए राजी नहीं होता। सेना में भेजना अलग बात है, आतंकवादी बनाना अलग बात है। सेना का काम होता है समाज की सुरक्षा करना, और आतंकवादियों का काम क्या होता है, समाज को असुरक्षित करना। कोई पिता है जो अपने बेटे को अपराध करने के लिए बोलेगा, नहीं बेटा तू जा चाकू मार के मेरे लिए पैसे लेकर आ, कोई बोलेगा? वही बोला जाएगा जहां नैतिकता नहीं होगी। और नैतिकता क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां शिक्षा नहीं होती। समझ में आई बात? तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। तो इसीलिए अब मानिए नेहरू जी की मैं तारीफ करूंगा, आती है ना तारीफ की बात, कि उन्होंने देश की, उस समय देश को सबसे पहले इन सब चीजों से निकालने का सोचा, क्योंकि वो जानते थे, वो पढ़े लिखे थे, वो शिक्षित थे, वो एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, वो बहुत बड़े एडवोकेट थे। इस चीज का प्रमाण है, जिन्ना ने देश बनाया मर गए, नेहरू ने देश बनाया, गांधी ने देश बनाया, अंबेडकर ने देश बनाया, सरदार पटेल जी ने देश बनाया, भगत सिंह ने देश बनाया, और सुभाष चंद्र बोस जी ने देश बनाया। तो अपनी नीतियां इस देश को देकर गए। वो भारत में एक नेता नहीं था, अनेक नेता थे, इसीलिए भारत सरवाइव कर गया उन कठिन समस्याओं में भी, और पाकिस्तान कोलैप्स कर गया। जब तक शीत युद्ध चलता रहा तब तक अमेरिका ने दबा के उसका फायदा लिया, दबा के उसका फायदा लिया। किसके लिए? यूएसएसआर को तोड़ने के लिए। जैसे ही यूएसएसआर टूटा, अमेरिका ने कहा बेटा तेरे ऊपर से मेरा भी हाथ छूटा, तू जा, पानी में गिर। और भारत ने 1991 में क्या कर दिया? अपनी इकोनॉमी को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया, और खोल दिया तो अमेरिका के लिए भाई इतना ज्यादा पैसा, इतनी बड़ी मार्केट, इस मार्केट में तो मैं पैसा ही पैसा कमाऊंगा। तो भैया अगर तुम पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे तो भारत आपको अपने साथ ट्रेड करने देगा? तो भैया उसने पाकिस्तान से हाथ हटा लिया और भारत के साथ दोस्ती कर ली, हैंडशेक। भारत हैंडशेक हो गया, हैंडशेक। अब क्या होगा? वो पैसे कमा रहे हैं अमेरिका भारत से, और पाकिस्तान भीख मांग रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि आपने देश की जो आधारभूत चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य गरीबी, काम ही नहीं किया, काम ही नहीं किया। अपनी देश को मानवीय सुरक्षा में लाया ही नहीं, तो कहां से देश सुरक्षित रहेगा? इसीलिए तो हमने एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई है, यूएन नाम की, जो दुनिया में गरीबी पर काम कर रही है, गरीबी को हटाने के लिए काम कर रही है। इसलिए तो कर रहे हैं ना, क्योंकि गरीबी से बड़ी असुरक्षा कुछ नहीं। अब आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप मुझे बताओ, आप चोरी करने से घबराओगे? कदापि नहीं घबराओगे। कहेंगे यार है क्या मेरे पास खोने के लिए, है क्या मेरे पास खोने के लिए? अगर मैंने आज चोरी नहीं करी तो मैं जाऊंगा भूखे।
भूख के मारे मर जाओगे तो क्या करोगे? खतरा लोगे ना चोरी करने का। तो यही तो चीज है। तो गरीबी ही सबसे बड़ी असुरक्षा है। गरीबी जिस दिन से देश से हट जाएगी उस दिन देश में अपराध अपने आप कम हो जाएंगे, अपने आप कम हो जाएंगे। अपराध का सबसे बड़ा कारण गरीबी होता है मित्र, ये बात जान लीजिए आप। जिस दिन देश से गरीबी, अशिक्षा और अस्वास्थ्य हट जाएगा, इंसान कोई गलत काम करेगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षा आपके अंदर नैतिकता ला देगी, शिक्षा आपके अंदर चिंतनशीलता ला देगी। तो आप जब भी गलत काम करने जाओगे आप पहले ही लंबा सोच लोगे, आप पहले ही लंबा सोच लोगे कि अगर मैंने ये किया तो ये होगा मेरे साथ, पक्का है, पक्का है। हमारा धर्म तीन सिद्धांतों पे तो चलता है ना। हमारा धर्म क्या कहता है? कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म, ज्ञान, भक्ति क्यों कर रहा है हमारा धर्म? क्योंकि यही चीज अगर मनुष्य सीख लेगा तो वो कभी गलत काम की तरफ जाएगा ही नहीं। इसीलिए तो हमारा धर्म सबसे पवित्र धर्मों में से एक धर्म है। यही तो कारण है ना। ये समझने वाली बात है। यहां पर भी यही समझो कि इन समस्याओं को अगर आप हटा देंगे समाज से तो आप समाज को सबसे ज्यादा सुरक्षित बना देंगे। फिर आपको सेना खड़ी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको सेना भी खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई किसी से लड़ेगा ही नहीं। फिर कोई किसी से नहीं लड़ेगा। संतोष की भावना आ जाएगी ना। फिर संतोष की भावना, जब संतोष आ जाता है तो कोई किसी का कब्जा नहीं करता, कोई किसी की कोई चीज चोरी नहीं करता, कोई किसी के सामान को इधर से उधर नहीं करता। समझ में आई बात? फिर लालच नहीं रहता, और लालच नहीं रहता तो फिर कोई चोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। यही बात समझ। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी से निजात इंसान को मिल जाएगी तो इंसान अपने आप अपराध करना छोड़ देगा। ठीक है, आगे सुनो। लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए उससे कहीं ज्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों के हाथों खेते रहे। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की रक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ऐसे कौन कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का सक्रिय अर्थ लेने वाले पैरोकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबों से बचाने पर होता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहें तो ऐसे पैरोकारों का आश्रय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबा से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का अर्थ ये है जो व्यापक बड़े स्तर पर सोचते हैं। जो छोटे स्तर पर सोचते हैं सुरक्षा को, वो कहते हैं कि इंसान को खून खराबे से बचा दो, सुरक्षित है इंसान। लेकिन जो लोग सच में सुरक्षा के सही शब्द समझते हैं वो बताएंगे सुरक्षा का सही अर्थ, अंडरलाइन करना ये कोड। ठीक है। सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। जितने लोगों को आपकी प्राकृतिक आपदा मार डालती है, महामारी मार डालती है, उतने आदमियों को युद्ध और आतंकवाद भी नहीं मार पाते। आपने उदाहरण देखा है 2020 में आया कोरोना वायरस, 21-22 में किस प्रकार से पूरी मानव समाज पर बर्बादी कहर बन के टूटा, किसी से छिपा हुआ तो नहीं है ना। जितने लोग कोरोना से मारे गए, क्या आज तक उतने लोग युद्ध में मारे गए हैं? उतने लोग मारे गए हैं? कदापि नहीं मारे गए हैं। ये इसका प्रमाण है कि युद्ध से ज्यादा खतरनाक महामारियां हैं। ये है सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा।
प्राकृतिक आपदाएं हैं, सूखा है। अब बताइए आप मुझे, क्या इनको आप बंदूक से सुरक्षित कर पाओगे? महामारियों को आने से आप बंदूक से सुरक्षित कर पाओगे? नहीं। हाँ? बंदूक महामारियां आने से रोक पाएंगी? नहीं। सूखा आने से बंदूक महामारियां रोक पाएंगी? कदापि नहीं। इनको तो सिर्फ दो ही तरीके से रोका जा सकता है, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य, यही दो चीजें। और अवेयरनेस आएगी किससे? शिक्षा से आएगी, है ना? और शिक्षा आएगी तो स्वास्थ्य अपने आप आ जाएगा। हम पहले हाथ धोने पहले ठूसम ठूस लगा देते थे, लेकिन कोरोना के बाद हमारे अंदर एक हाइजीन डेवलप हो गई। ये हाइजीन अगर हम पहले से डेवलप कर रखते तो इतना कोरोना फैल पाता? तो ये अवेयरनेस की कमी है ना, है ना? और क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें तो फालतू के प्रचार करने पे दबा के पैसा खर्च करती है, अपने प्रचार पे कि ये बनने वाला है, ये बनने वाला है। साला वो बना है नहीं, उससे पहले उसके 200 पोस्टर लग गए हैं हमारे देश में कि ये बनाएगी मोदी सरकार, ये बनाएगी कांग्रेस सरकार। अरे बनाएगी, बनाया नहीं है, बनाएगी और बना दिया है में अंतर है। बिहार का एम्स बनाएगी, बनाएगी पे वोट मांग लिया, आज तक साला बना ही नहीं है। ये है हमारे देश का हाल। जनता भी हमारी वाह सपने देखकर वोट दे देती है। सपने देखकर वोट नहीं डालना होता, चीजें देखकर वोट डालनी होती है कि हाँ तुमने ये बना दिया है तो अब वोट मांगोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं, तो मैं तैयार हूं, या काम चल रहा हो तो मैं वोट डालने के लिए तैयार हूं। सपना दिखा दिया कि ये बनाऊंगा, मुझे वोट दो, आए फिर से कहा ये बनाऊंगा, मुझे वोट दो, फिर आपने दे दिया। इतने मूर्ख कौन होता है भाई? एक बार चलो सपना दिखाया, मान लिया, दे दो वोट, लेकिन दूसरी बार भी आपको सपना दिखा के वोट मांग लिए। आपसे ज्यादा मूर्ख तो फिर कोई नहीं है कि आप दो दो बार सपना देखकर वोट डाल रहे हो। यथार्थ देखो ना, थोड़ी चीजें यथार्थ देखो, समझ में बात? आगे सुनो। तो सुरक्षा का व्यापक अर्थ समझा आपने? व्यापक अर्थ बड़े स्तर पर, जो बड़े स्तर पर लोग जो लंबी सोच, जो दूरदर्शी सोच रखते हैं, वो सुरक्षा के क्या मायने रखते हैं, और जो छोटी सोच रखते हैं सुरक्षा पर, वो क्या रखते हैं? हिंसा से सुरक्षा। उनका तो सिर्फ मानना है हिंसा से सुरक्षित कर दोगे तो इंसान सुरक्षित है। हिंसा से सुरक्षा सुरक्षा नहीं है। असली सुरक्षा है, असली सुरक्षा है समाज को गरीबी से सुरक्षा, अशिक्षा से सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा। समझ रही बात? ये सुरक्षा मिल जाएगी समाज को तो वो ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। आगे सुनो। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। यह है सुरक्षा का असली अर्थ। अगर समाज को यह मिलेगी तो समाज वास्तविक रूप में सुरक्षित होगा। समाज को अपने आप को सुरक्षित करना है तो समाज को ये चाहिए, ये सारी चीजें। आई बात समझ में? आगे सुनो। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। आपकी फिर से सुन लो। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा में व्यापकतम नजरिए में जोर अभाव से मुक्ति, अभाव मतलब गरीबी से मुक्ति, और भय से मुक्ति, भय डर से मुक्ति। अगर अभाव और भय से मुक्ति मिल जाएगी आपको तो आप सुरक्षित हैं। यह है मानवता का मानना। सेना बहुत बड़ी खड़ी करनी है लेकिन जनता आपसे, आपकी सेना से ही डर रही है तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा है उस सेना का जो अपने देश की जनता पर ही बंदूकें ताने खड़ी हुई है? सोवियत संघ के टूटने का कारण क्या था? भय था ना, भय था, भय। उन्हें कुछ बोलने ना दिया जाता था। अगर सरकार को वो क्रिटिसाइज करना चाहते तो क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाते थे।
ये भय जब तक कायम रहेगा ना, तब तक समाज कभी जिंदा ही नहीं रह पाएगा। मानवता पर खतरा मत आने दीजिएगा, मानवता पर खतरा। और मानवता पर खतरा तलवार बंदूक नहीं है बड़ी, सबसे बड़ा खतरा है महामारी, जो दिखती भी नहीं है और लोगों को खा जाती है। बीमारी दिखती नहीं है, पता नहीं चलता उसका, वो चिल्लाती नहीं है, काम करके चली जाती है। वो अपना प्रकोप चिल्ला चिल्ला के बताती नहीं है, बंदूक की वो नहीं करेगी। वो आएगी, वायरस आपके नाक में जाएगी, आपको फ्लैट करके खत्म करके चली जाएगी दूसरी बॉडी में। ये है वायरस, ये है बैक्टीरिया, ये है फंगस, ये है सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा। भूकंप आया, सब गायब, सूखा पड़ गया, भूखमरी छा गई, सब गायब। सूखा पड़ेगा, भूखमरी छाएगी, लोगों की हत्या खुद ब खुद कर डालेंगे लूट मार के लिए। आई बात समझ? तो ये है सबसे बड़े खतरे। दूसरा देश से खतरा तो छोटा बात है जी, सबसे बड़ा खतरा यो है, समझने वाली बात है। इन पे बात होते हुए देखिए कभी टीवी चैनल्स पर, इन पे बात करने के लिए सोचना पड़ता है। इन पे बात करने के तो टीवी चैनल महान नहीं बन जाएंगे वे, सच्चा ज्ञान नहीं दे देंगे जनता को। और हमारे देश की जनता का भी यही मानना है कि ज्ञान का क्या करना है, ज्ञान ले लेंगे तो हम सुधर नहीं जाएंगे, अच्छे नहीं बन जाएंगे। अच्छा बन के क्या करना है यार, अच्छा बन के क्या करना है? अच्छा बनने में कोई फायदा नहीं है, बुरा बनने में फायदा है, लोगों की बुराइयां करने में फायदा है, चुगलियां करने में फायदा, चोरी करने में फायदा, धोखा देने में फायदा है। ये है हमारे देश के लोगों की सोच, हमारे युवा पीढ़ी की सोच। जब ऐसी युवा पीढ़ी होगी तो देश भी ऐसा ही होगा, जहां सोचने वाले लोगों की कदर नहीं होगी, जहां सिर्फ ख्वाब दिखाने वाले लोगों की कद्र होगी। इमेजिनेशनरी वर्ल्ड में रहने वाला आज हमारा युवा समाज बन गया है कि सिर्फ इमेजिनेशनरी दिखाओ में, हकीकत में चाहे बने या ना बने कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। इमेजिनरी तो बहुत अच्छा है, मार्वल की इमेजिनरी दुनिया देख के ही हम खुश हो जाते हैं। कैप्टन अमेरिका, थॉर, इतने में ही खुश है। क्या मतलब है रियलिटी वाली दुनिया से? हमें रियलिटी वाली दुनिया देख लेंगे तो समझ नहीं जाएंगे कि क्या है दुनिया। रियलिटी वाली दुनिया देखेंगे तो समझ नहीं जाएंगे, समस्याएं बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, बाल झड़ेंगे। कौन इन समस्याओं में पड़े? इन समस्याओं में पड़े कौन पड़े? देश चलाना तो बूढ़ों का काम है, जवानों का काम तो मस्ती मारना है। यह है हमारे देश की सोच, हमारी युवा पीढ़ी की सोच। तो हमारी युवा पीढ़ी की जब ये सोच है तो हमारा देश भी धीरे धीरे बूढ़े बूढ़े कदमों से चलेगा ही। बस तो करो। जब तक आप अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करोगे इन चीजों में, तब तक देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? हमारे देश को जो ओलंपिक पदक या गोल्ड मेडल देंगे, उनके लिए स्टेज शो नहीं होगा। हमारे देश में जो ओलंपिक पदक या चेस में देश का नाम रोशन करके आएगा बच्चा, उसके लिए कोई स्टेज शो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी उसके साथ चर्चा या भोजन नहीं करेंगे। हमारे देश में उनका सामाजिक सम्मान नहीं होगा। मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूं? सामाजिक सम्मान नहीं होगा। टीवी रियलिटी शो जो जीत के आएगा उसका सम्मान जरूर हो। आप उनका भी करिए, हमें उनसे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यथार्थ रूप में राष्ट्र का सम्मान विश्व में बढ़ा के आए हैं उनका भी करिए आप, उनका भी करिए आप उसी तरीके से सामाजिक आधार पर खड़े करके, और कहिए कि हम तुम्हें भी किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। ये कहिए, जिससे कि उनका भी हौसला मजबूत हो सके और देश के लिए वो जिस जज्बे से कर रहे हैं उस जज्बे में और उबाल आ सके। करिए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि उनका मत करिए, उनका भी करिए आप, दोनों का करिए। मैं मना किसी का नहीं कर रहा हूं करने से। आप सब समझिए,
मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप दोनों को करिए। आप बंदूक की सुरक्षा कर रहे हैं लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य और गरीबी से मुक्त नहीं कर रहे, तो ये फायदा नहीं दे पाएगी, ये फायदा नहीं दे पाएगी। फायदा तभी होगा जब दोनों चीजें होंगी। दोनों चीजें, जाने का रास्ता बना रहे हैं लेकिन आने का रास्ता नहीं बना रहे, तो कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा? आप ऑपरेशन करना जानते, ऑपरेशन शरीर खोलना जानते हैं, बंद करना नहीं जानते, तो चलेगा? ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं। जो खोलना तो जानता हो लेकिन उसे बंद करना। अभिमन्यु के मरने का कारण क्या है, बताओ मुझे। चक्कर के अंदर तो घुस गया वो। उसे घुसना आता था, उसे निकलना नहीं आता था। उसे घुसना आता था, उसे निकलना नहीं आता था। उसे सिक्के का एक पहलू पता था, दूसरा पहलू नहीं पता था। अब ताऊ जी, दोनों ताऊ जी ने कहा बेटा तू चल, तू चल, तेरे दोनों ताऊ, तेरे दोनों चाचा तुझे उस दूसरे पहलू से भी वाकिफ कराएंगे। बेटा गया, बेटे ने बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन चाचा ताऊ दोनों पहुंच नहीं पाए, दोनों पहुंच नहीं पाए। तो सिक्के का एक पहलू जानकर कभी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, दोनों पहलू जानने बहुत जरूरी है। तो यहां पर भी शिक्षा की, सुरक्षा की एक धारणा से काम देश सुरक्षित नहीं होने वाला। सुरक्षा की दोनों धारणाएं जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, समझ में आई बात? उससे ज्यादा जरूरी ये है, आगे सुनो, तनिक विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, ये है असली मुद्दे, इन पे डिबेट होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, अगर ये धरती नहीं बचेगी, बंदूक बना के चाटोगे, बंदूक से ताप वृद्धि को कम कर लोगे? बताओ मुझे, ग्लोबल वार्मिंग बंदूक से कम हो जाएगी? ये धरती नहीं बचेगी तो बंदूक से क्या दुनिया सुरक्षित कर लोगे? आप मुझे बताओ। और इन्हीं बंदूकों ने, इन्हीं सब चीजों ने ताप वृद्धि को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। बंदूकों की फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा हैं, बंदूकों की फैक्ट्रियां, हथियारों की फैक्ट्रियां, इन्हीं की रिसर्च सबसे ज्यादा हुई है दुनिया में। इन्होंने ही देश के, विश्व के ताप को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कहते हैं ना, हम ही खुद ही अपनी गलतियों के कारण मरते हैं, तो इंसान भी मरेगा अगर तो अपनी गलतियों के कारण ही मरेगा, किसी और की गलती के कारण कोई नहीं मरेगा, कोई भी नहीं मरता। मैं भी बर्बाद होऊंगा तो अपनी गलती के कारण बर्बाद होऊंगा, मैं भी आबाद होऊंगा तो अपनी गलती के कारण आबाद होऊंगा। कोई ना मुझे बर्बाद कर सकता है, ना कोई ना मुझे आबाद कर सकता है, बस मेरे लिए वो माध्यम बन सकता है। बर्बाद आबाद कोई नहीं कर सकता मुझे। मैं अगर कहता हूं कि इसने मुझे बर्बाद किया या इसने मुझे बर्बाद किया, तो मैं सरासर झूठ बोल रहा हूं, मैं सरासर झूठ बोल रहा हूं। आप बात समझिएगा, अगर आपको किसी ने बर्बाद किया है तो वो आपने खुद बर्बाद किया है। आप क्यों गए उसके पास, आपने क्यों मानी उसकी बात? मानी तो आपने ही ना, और जब मानी तो भुगतेंगे भी आप, कोई और नहीं भुगतता, कोई और नहीं भुगतता भाई, भुगतेंगे भी आप ही। और जब तक समय रहेगा तब तक भुगतना तो पड़ेगा ही। यही दुनिया का परम सत्य है, कृष्ण यही कहते हैं, जैसा कर्म वैसा धर्म। ठीक। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उठी। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। ऐसे भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज्यादा झेलनी पड़े। उदाहरण के लिए वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा।
कमोवेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। चूंकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। समझ में नहीं? मैं मानता हूं कि इससे खतरा दूसरे को ज्यादा होगा। मालदीव्स डूब जाएगा, श्रीलंका डूब जाएगा, आपका बांग्लादेश डूब जाएगा, तो ये मत सोचिए कि भारत को इससे नुकसान नहीं होगा या अमेरिका को इससे नुकसान नहीं होगा। होगा तो होगा सबसे। प्राकृतिक नुकसान तो सबको ही होता है, ये बात जान लीजिए। आई बीमारी तो सबको खाई बीमारी ना। चीन को ज्यादा हुआ, लेकिन औरों को भी तो हुआ ना। पूरी दुनिया तो बैठ गई ना। कभी किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया, भारत का रेलवे जो साला कभी ना दिन रुकता ना रात रुकता, वो रुकेगा? वो भी रुका ना। सोचो, बीमारी एक ऐसी चीज है, तो खतरा बताओ बंदूक से ज्यादा है या अपारंपरिक खतरों से? बीमारी से ज्यादा खतरा है। आप बताओ मुझे, बंदूक ज्यादा खतरनाक है कि महामारी ज्यादा खतरनाक है? महामारी। तो सब हमें सुरक्षा कैसी चाहिए? अपारंपरिक सुरक्षा चाहिए। हमें पारंपरिक सुरक्षा से ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। सुरक्षा से ज्यादा बड़ा खतरा है तो किन विषयों से? गरीबी से, अशिक्षा से, अस्वास्थ्य से। ये है सबसे बड़े सुरक्षा के विषय। सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। अगर देश गरीब रहेगा ना, तो अमीरों के घर लुटने में ज्यादा समय नहीं लगेंगे। देश गरीब रहेगा तो अमीरों के घर लुटने में ज्यादा समय नहीं लगेंगे। अभी आप पढ़ोगे ना, अभी आप जब पढ़ते चलोगे, आगे पढ़ते चलोगे ना, तो अभी मैं और विषय बताऊंगा तो इतिहास के विषय में आएगा। ये जो सेठ महाजन थे, जब क्रांति होती थी ना, तो इन सेठ महाजनों के गोदाम दबा के जनता लूटती थी। समझ में आ गई बात? तो ये है आपके सबसे बड़े खतरे जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। इनको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम देश को ही नहीं समझ पाएंगे। ठीक, अब आते हैं खतरे के नए स्रोतों को समझते हैं कि खतरे के नए स्रोत क्या हैं। खतरे के नए स्रोत क्या हैं जो समाज के लिए व्यक्त हो रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं, जिनको समाज को खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आइए उनको भी हम समझ लेते हैं कि हमारे समाज के लिए नए खतरे कौन से पैदा हो रहे हैं। नहीं, मैं मानता हूं कि विषय बहुत ज्यादा बड़ा है और समय भी ज्यादा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में इस विषय को प्रारंभ करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर मैं करता हूँ विराम। और खतरों को समझिए, समाज को समझिए, वास्तविक विषयों को समझिए और हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।